आप सभी लोगों को नमस्कार। और कक्षा 10 विज्ञान के पाठ प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के 51 अति लघु महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर सहज और सरल व्याख्या के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश किसे कहते हैं? उत्तर है इसका, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अर्थात प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम प्रत्येक वस्तु को देख सकते हैं, या हम इसे इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकाश हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। प्रकाश की सहायता से हम कोई भी वस्तु देख सकते हैं। प्रकाश स्वयं हमें दिखाई नहीं देता है। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश को ऊर्जा का स्रोत क्यों माना जाता है? उत्तर है, प्रकाश स्वयं दिखाई दिए बिना विभिन्न काम करने की क्षमता प्रदान करता है, इसलिए इसे ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। जैसे प्रकाश से हमें ऊर्जा मिलती है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरकर दूसरे माध्यम में प्रविष्ट होता है तो उसके साथ क्या क्या होता है? उत्तर है इसका, प्रकाश के कुछ भाग का परावर्तन होता है, कुछ भाग का अपवर्तन होता है और शेष अवशोषित हो जाता है। यानी तीनों घटनाएं घटती हैं। प्रकाश का परावर्तन भी होगा, प्रकाश का अपवर्तन भी होगा, और कुछ भाग जो है वह वस्तु जो भी है, पानी है, कांच है या वायु है, वो उस प्रकाश को अवशोषित भी कर लेती है। तीनों ही घटना घटित होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है इसका, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी चिकनी या पालिशदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस पूरी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कोई हम शीशा ले लेते हैं, शीशा में हमने देखा होगा कि एक तरफ से सूरज आता है तो हम उसकी प्रकाश को जो चौंधा लगाते हैं जिसे बोलते हैं, तो उस प्रकाश को हम मोड़कर क्या करते हैं, दूसरे स्थान पर यानी दूसरी जगह पर भेज देते हैं। उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम है। दूसरा नियम है आपतन कोण I, परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं। अर्थात आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। अगला प्रश्न है, दर्पण किसे कहते हैं? उत्तर है, वह चिकना या पालिशदार तल जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। अर्थात जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पर टकराए और दर्पण पर टकराने के बाद वह परावर्तित हो जाए यानी पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो उसे दर्पण कहते हैं। अगला प्रश्न है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। ये दोनों दर्पण जो हैं वो गोलीय दर्पण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि एक गोले से काटकर इन दोनों दर्पणों को बनाया जाता है, इसलिए इन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? उत्तर है, वस्तु के आकार के बराबर आभासी तथा पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। अर्थात यदि हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो सीधे हाथ से यदि हम चाय पिएंगे तो शीशे में हम दिखेंगे कि उल्टे हाथ से हम चाय पी रहे हैं, तो इसे बोलते हैं पार्श्व प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उत्तर है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है। अर्थात यदि हम समतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर हम खड़े हैं यानी वस्तु है, तो उसके ठीक पीछे यानी समतल दर्पण के पीछे 5 सेंटीमीटर दूरी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है?
भाई समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो अनंत होती है। ये हमेशा याद रखिएगा कि समतल दर्पण में कोई भी त्रिज्या नहीं होती है, इसलिए उसकी त्रिज्या भी अनंत, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी भी अनंत होगी। मुख्य अक्ष से आप क्या समझते हैं? दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? उत्तर है, जिस गोले में से दर्पण को काटा जाता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र C कहते हैं। अर्थात कोई गोला लिया हमने, हमें उसमें से कोई दर्पण काटना है, तो जो गोले की त्रिज्या होगी या जो गोले का केंद्र होगा यानी C, वही वक्रता केंद्र कहलाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्य फोकस क्या है? जब किसी दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, तब परावर्तन के पश्चात वे जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु पर से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस F कहते हैं। यदि कोई समांतर किरणें हैं और दर्पण से टकराने के बाद यदि वो वास्तव में मिल जाएं यानी अवतल दर्पण में मिलेंगी तो वह मुख्य फोकस कहलाएगा, या उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो जहाँ पर वो मिल जाएं तो उसे हम मुख्य फोकस F कहते हैं। अगला प्रश्न है, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब ये परावर्तक तल क्या कहलाता है? जहाँ पर प्रकाश अंदर प्रवेश करे और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, वो परावर्तक तल कहलाता है। उसी को जो है वो दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का ध्रुव क्या है? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव P कहते हैं। अर्थात जो परावर्तक तल है जहाँ पर प्रकाश टकरा रहा है उसका जो मिड पॉइंट होगा यानी कि मध्य बिंदु बीच का होगा उसे ही हम ध्रुव P कहते हैं और मुख्य अक्ष यहीं से होता हुआ जाता है। अगला प्रश्न है, फोकस दूरी किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस F तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी F कहलाती है। अगला प्रश्न है, फोकस तल क्या है? मुख्य अक्ष के लंबरूप वह तल जो मुख्य फोकस F से होकर जाता है फोकस तल कहलाता है। अगला प्रश्न है, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? जिस गोले में से दर्पण को काटा जाता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। अर्थात जहाँ से दर्पण हमने बनाया है उसी दर्पण जो गोले का बना है उसी गोले की त्रिज्या को जो है वो दर्पण की त्रिज्या कहते हैं, उसे ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है? तो हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या R फोकस दूरी F की दोगुनी होती है यानी R बराबर 2F। तो जो फोकस दूरी है F वो वक्रता त्रिज्या की कैसी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, यानी R की आधी F बराबर R/2। ये दोनों सूत्र आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र लिखिए। तो फोकस दूरी का जो दर्पण के लिए सूत्र है वो है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। लेकिन लेंसों के लिए अगर फार्मूला होगा तो वह होगा 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो दर्पणों में प्लस में फार्मूला होता है और लेंसों के लिए माइनस में हो जाता है। अगला प्रश्न है, संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं? तो उन दो बिंदुओं को जिनमें से किसी एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है उसे संयुग्मी फोकस कहते हैं। यह केवल अवतल दर्पण में ही संभव है, उत्तल दर्पण में नहीं। अर्थात वे दो बिंदुएं, अगर हम A और दो बिंदु ले लें, A पर वस्तु रखें तो B पर प्रतिबिंब बने और B पर वस्तु रखें तो A पर प्रतिबिंब बनता है, तो इसको संयुग्मी फोकस कहते हैं। और यह केवल अवतल दर्पण में ही संभव है क्योंकि अवतल दर्पण में ही वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, इसलिए केवल अवतल दर्पण में ही संयुग्मी फोकस बनता है। अगला प्रश्न है, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी रेखीय आवर्धन को M से नोट करते हैं तो M बराबर I/O
और ये भी याद रखेंगे कि प्रतिबिंब की लंबाई v और वस्तु की लंबाई u के भी बराबर होता है, यानी m बराबर I/O बराबर v/u। और आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ये स्पेशल तौर पर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? तो समतल दर्पण के आवर्धन जो है वो +1 होता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि आवर्धन जो समतल दर्पण का है वो +1 होता है। अगर हम ज़्यादा और कम कर दें तो वह दर्पण बनेंगे उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो अवतल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से बड़ा होगा, सीधा और वस्तु से बड़ा, जबकि उत्तल दर्पण में से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। ये हमेशा याद रखेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा ही बनेगा, बड़ा बनेगा ही नहीं, और आभासी बनेगा और उल्टा बनेगा। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क पर लगे लैंपों में, मोटर कारों में ड्राइविंग सीट के पास जो दाएं और बाएं लेंस दर्पण लगे हुए होते हैं वो सब उत्तल दर्पण ही लगे हुए होते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, सर्च लाइट जिसका प्रकाश दूर तक जा सके, और टेबल लैंपों में अधिक उजाला करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक दर्पण का आवर्धन 0.4 है। यह दर्पण किस प्रकार का होगा? इसका बिंब कैसा बनेगा? तो यह दर्पण उत्तल होगा क्योंकि इसका आवर्धन धनात्मक है और वह +1 से कम है। बिंब छोटा और सीधा बनेगा। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश किरण लंबवत रूप से दर्पण से टकराती है, इसका आपतन कोण क्या होगा? इसका आपतन कोण होगा 0, क्योंकि ये लंबवत टकरा रही है तो अभिलंब के साथ इसका कोण जो है वो सदैव 0 होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसी में और भी परिभाषाएं हैं। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और यदि ये उल्टा हो जाए कि यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अब सघन माध्यम विरल माध्यम क्या होता है? विरल माध्यम वह होता है जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो, पदार्थ जैसे वायु है या निर्वात है। और सघन माध्यम कौन सा हो जाएगा? जिसमें प्रकाश की चाल पहले माध्यम की अपेक्षा कम हो, जैसे कांच और जल। अगला प्रश्न है, अपवर्तन के नियम लिखिए। तो अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण I की ज्या sin I तथा अपवर्तन कोण R की ज्या sin R का अनुपात एक नेतांक n होता है। अर्थात फार्मूला हो गया n बराबर sin I/sin R, या हम इसे लिख सकते हैं sin I/sin R बराबर n, जहां n एक नेतांक है। अगला प्रश्न है, स्नेल का नियम लिखिए। तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात आपतन कोण I की ज्या sin I तथा अपवर्तन कोण R की ज्या sin R का अनुपात एक नेतांक होता है। अर्थात sin I/sin R बराबर n एक नेतांक। अगला प्रश्न है, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक n कहते हैं। अर्थात निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर c/v। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम तथा न्यूनतम होता है? तो अधिकतम बैगनी रंग और न्यूनतम लाल रंग में। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब के किस ओर झुकती है? तो
तो अविलंब से दूर हट जाती है। ये याद रखिएगा कि जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अविलंब से दूर हट जाएगी। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब के किस ओर झुकती है? तो अविलंब की ओर झुकती है। याद रखिएगा, आप विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो उल्टा हो जाएगा। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। अगला प्रश्न है, लेंस किसे कहते हैं? दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोलीय एक समतल पृष्ठ से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। या तो दोनों गोलीय हों, अवतल अवतल, उत्तल उत्तल या उत्तल अवतल, या एक समतल हो यानी उत्तल समतल या अवतल समतल। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो लेंस 3 प्रकार के होते हैं, समतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। क्योंकि समतल लेंस का प्रयोग किसी दृष्टि दोष के लिए नहीं होता है, इसलिए लेंस को 2 ही प्रकार से बांटा गया है, एक है उत्तल लेंस और एक है अवतल लेंस, क्योंकि ये दृष्टि दोष के निवारण के काम आते हैं। अगला प्रश्न है, किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से क्या तात्पर्य है? तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकलती हैं वह बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। जैसे जिस कोण से आ रही है किरण और उसी कोण से अगर वापस निकल जा रही है तो और वो समांतर हो जाएंगी दोनों आपस में, तो उसी बिंदु को, जिस बिंदु पर हुई हैं उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र सी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अभिसारी किरणें किसे कहते हैं? जो किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं उन्हें अभिसारिणी किरणें कहते हैं। यानी सारी किरणें आएँ और एक बिंदु पर जैसे मिलती हुई आ रही हैं यानी मिल जाएं तो उसे हम अभिसारी किरणें कहते हैं। अपसारी किरणें कैसे कहते हैं? जो किरणें एक बिंदु से फैलती हुई नजर आए, जैसे टार्च की तरह फैल रही हैं एक बिंदु से, यानी टार्च के एक बिंदु शीर्ष बिंदु से अगर फैलती हुई नजर आ रही हैं तो उनको हम अपसारी किरणें कहते हैं। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता को स्पष्ट कीजिए, इसका मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी f के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जबकि फोकस दूरी f मीटर में हो तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f मीटर में होगी, और यदि फोकस दूरी f सेंटीमीटर में हो तो 100/f सेंटीमीटर में होती है। और हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक है उसे डायोप्टर कहते हैं, इसे कैपिटल D से हम नोट करते हैं। और हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक यानी प्लस में तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक माइनस में होती है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए जैसी फोकस दूरी होगी वैसी उसकी क्षमता होगी। अगला प्रश्न है, किसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी किरणें चाहिए? तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि 2 ही किरणों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता से आपका क्या अभिप्राय है? तो लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। या तो लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर देगा यानी एक बिंदु पर लाके इकट्ठा कर लेगा, या अपसरित कर देगा यानी कि फैला देगा, तो उसे हम लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे हम P से नोट करते हैं, और लेंस की क्षमता P का जो मात्रक है वो डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न है, पानी में रखा सिक्का उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? तो पानी में जो सिक्का है वो इसलिए उठा दिखाई देता है क्योंकि उसमें प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, अर्थात प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, घड़ी साज किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? तो घड़ी साज कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं ताकि घड़ी साज वाले को घड़ी के जो पुर्जे हैं वो बड़े और स्पष्ट रूप से दिखाई दें। अगला प्रश्न है, क्या कोई ऐसा प्रकाश है जिसे मनुष्य नहीं देख सकता है? हाँ, प्रकाश है, वह है अवरक्त तथा परावैंगनी प्रकाश। अवरक्त किरणें वह होती हैं जिनकी तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होती है, और परावैंगनी किरणें वे होती हैं जिनकी तरंगदैर्घ्य 8000 एंगस्ट्रॉम से अधिक होती है।
और दृश्य प्रकाश की किरणें जो हैं वो 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक लगभग होती हैं, वह दृश्य प्रकाश कहलाता है। अगला प्रश्न है, बिना क्षमता के चश्मे अर्थात प्लेन ग्लासेस की फोकस दूरी कितनी होती है? तो भाई प्लेन ग्लासेस है यानी जिसकी क्षमता जो है वो नहीं है यानी शून्य है, यानी P बराबर शून्य है। तो F बराबर क्या होगा 1/P और P का मान कितना है शून्य। तो 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट यानी अनंत। तो अनंत फोकस दूरी होगी प्लेन ग्लास की। अगला प्रश्न है, लेंस से दूरियां किस बिंदु पर मापी जाती हैं? तो प्रकाशिक केंद्र C से नापी जाती हैं और लेंस में प्रकाशिक केंद्र C से सारी दूरियां नापी जाती हैं। और यदि दर्पण हो जाए तो वहाँ दर्पण में सभी दूरियां जो हैं ध्रुव P से नापी जाती हैं। ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है? तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में जो वस्तु होती है वो कहीं पर भी रखें, प्रतिबिंब अनंत पे रखें तो प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर बनेगा, और फोकस पे रखें तो अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन यहाँ उत्तल दर्पण की बात की गई है तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव ध्रुव P और फोकस F के बीच में बनता है। तो अगर हम अधिक से अधिक दूरी बना सकते हैं तो कहाँ तक बना चाहेंगे भाई? फोकस तक। तो सबसे यहाँ फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो अधिक से अधिक प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा 10 सेंटीमीटर की दूरी तक। अगला प्रश्न है, क्या जलीय लेंस बन सकता है? हाँ, जलीय लेंस बन सकता है। बहुत पतले पारदर्शी गुब्बारे में पानी भरकर इसे बनाया जा सकता है। मतलब पतला गुब्बारा सफ़ेद कलर का हो, बिल्कुल महीन, और उसमें अगर हम पानी भरें बिल्कुल पतला चिपका दें तो वह एक जलीय लेंस का काम कर सकता है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, पानी में डुबोने से कांच के लेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी में डुबोने से कांच के लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी और उसकी क्षमता कम हो जाएगी। अब लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है यानी उल्टी होती है। अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ क्या होगी? घट जाएगी। यहाँ फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो याद रखिएगा हमेशा कि पानी में अगर हम कांच को डुबोएं तो उसकी फोकस दूरी बढ़ेगी, और फोकस दूरी बढ़ेगी तो लेंस की क्षमता कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरा हृदय से धन्यवाद है, और यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो अब अंतिम बार लाइक तो कर दीजिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद।